This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर नाजरीन बात करेंगे वो बड़ा ही मज़ेदार नौइयत का है। बात यह है कि आपने देखा होगा, हम प्रोग्रामों के अंदर हमेशा बात करते हैं कि नौजवानों को कारोबार की तरफ आना चाहिए और उनको मुलाजमतें तलाश नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह का माहौल ना सही से पैदा नहीं हो पाया कि जिसमें कारोबार की तरफ राग़िब हो सके नौजवान। तो आज प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ एक ऐसे साहब मौजूद होंगे जो कि बैनुल-अक़वामी सतह का काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा दिल में दर्द रखते हैं और इधर इन्होंने काफ़ी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का भी काम किया है और कारोबार को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, इन्वेस्टर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें और हैं जो मैं इनसे मालूमात करना चाहूँगा और इनसे पूछूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो या एंटरप्रेन्योरल एक जो एनवायरनमेंट होता है, इकोसिस्टम होता है, वो पाकिस्तान में कैसा है। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब फराज खान साहब। ये CEO एंड को फाउंडर हैं सीड वेंचर्स के। वेलकम करूंगा आपको। थैंक यू सो मच अली। तारुफ तो आपका काफ़ी तवील है, लेकिन यह है कि आप सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं और आप एक मुसन्निफ़ भी हैं, बाकायदा किताबें भी लिख रखी हैं और फिर पब्लिक स्पीकिंग भी करते हैं और इंटरनेशनल लेवल की पर्सनैलिटी। पाकिस्तान के लिए काफ़ी काम इस वजह से कर रहे हैं कि कुछ चंद प्रोजेक्ट आपने ऐसे शुरू किए हैं कि जिनका बराह रास्त जो है वो ताल्लुक़ हमारे इकोसिस्टम को बेहतर करने में, एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम के ऊपर भी आता हूँ आपके साथ। सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा एक टर्म थी मेरे जहन में, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मुख्तसरन ज़रा ये बताइएगा ये क्या चीज़ है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और आजकल क्यों मकबूल हो रही है? अली, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप देखा जाए तो इस्लाम और हमारे कल्चर में बहुत अरसे से है। जी जी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि कोई सोशल एनवायरमेंटल एंड लोकल कम्युनिटी चैलेंज, जैसे आपके मोहल्ले में बिजली का मसला है, जी जी, या सफाई का मसला है, या हेल्थ का मसला है आपके गांव में, जी जी, और आप कोई एक ऐसा सेटअप बनाएं जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उसके साथ साथ इसको सस्टेन भी कर पाए। अच्छा, तो अ बिजनेस दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड इज सस्टेनेबल is a social enterprise, as simple as anything layman terms. ये तो this is exactly what Pakistan needs right now. Precisely. और ये पाकिस्तान में बहुत अरसे से हर बंदा अपने तरीके से कर रहा है। हाँ, अब वेस्टर्न एनवायरनमेंट में जब इस चीज़ का इंकशाफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब इंट्रोडक्शन हुआ एंड बिकेम अ बज़वर्ड, सडनली theories started coming out, structures started coming out, financial streams उभर के सामने आई, एंड नाउ इट हैज़ गॉन पॉपुलर। तो जब हम वापस पाकिस्तान आते हैं तो हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिसेस तो इंडिजिनस तरीके से काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हैं। हाँ, नाउ द टाइम इज़ टू कोलैबोरेट द एडवांस्ड इंटरनेशनल मॉडल्स एंड अप्रिशिएट द लोकल इंडिजिनस मॉडल्स, फिर इनको आपस में मिला के एक यूनिक और ज़्यादा प्रोग्रेसिव सिस्टम क्रिएट किया जाए। तो या दैट्स द काइंड ऑफ सिनेरियो एट दिस पॉइंट। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको फीजिबल भी बनाना है, बहुत ज़रूरी है, और सस्टेनेबल भी बनाना है, बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का जो आपने माहौल और एनवायरनमेंट देखा, कोई ऐसे की एरियाज़ आपने ज़रूर आइडेंटिफाई किए होंगे जिसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी बेहतरीन रहेगी। तो कुछ की एरियाज़ ऐसे अगर आप उनका जिक्र करना चाहें, क्योंकि हमारे नाजरीन भी सुनना चाहेंगे की एरियाज़ आपको कौन से लगे। देखें, अगर आप जियोग्राफिकली देख लें तो आप पाकिस्तान को अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर लें। जी जी। अगर आप अर्बन सेटिंग्स में देखें तो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं, ठीक है। सेमी अर्बन में देखें तो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं, और रूरल में देखें तो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड कि हमने इसको डॉक्यूमेंट किया। अच्छा, एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट में क्या मसले मसाइल हैं। एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट में ये मसले मसाइल हैं कि क्रॉप यील्ड्स कम हैं, मार्केट लिंकेजेस कम हैं, इसके बारे में बात करते रहते हैं हम। आपकी जो प्रोग्रेसिव मेथडोलॉजीज़ हैं वो नहीं हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हैं, एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सोशल एंटरप्राइज के थ्रू लोकल कम्युनिटी के साथ किस तरीके से सॉल्व किया जाए। जी जी। अर्बन सेटिंग्स में आ जाएं आप जी, तो आपको ग्रास रूट पे बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे जो आपके ठेले वाले, आपकी परचून की दुकान वाले, छोटे कारोबारी, उनको किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए,
मैं अगर आपको एक छोटी सी स्टेटिस्टिक्स बताऊं तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान में 2 मिलियन ग्रेजुएट निकलता है हर साल। 2 मिलियन? जी। उसमें से 2.5 लाख कोई प्राइवेट सेक्टर अब्जॉर्ब करता है, 2 लाख पब्लिक सेक्टर करता है, 50,000 के करीब बाहर चला जाता है। 1.5 मिलियन एजुकेटेड बच्चा इस मुल्क में, और क्या करेगा? नाउ मल्टीप्लाई दैट इनटू 20, अगले 20 साल में पाकिस्तान विल बिकम द 4th लार्जेस्ट कंट्री in the world in terms of population, and that's an economic time bomb, that if you do not channelize these kids through enterprise, through their own businesses, you can imagine what's going to happen. बड़ी अहम बात की आपने, और बड़ी अहम बात भी साथ साथ बड़ी खौफनाक बात भी है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये समझना पड़ेगा, और ये स्टैटिस्टिक जो आपने दिया है ज़ाहिर बात है हकीकत के बड़े नज़दीक, बल्कि शायद इससे ज़्यादा, जैसे आपने कहा अगर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर वी कैन सी आवर फ्यूचर राइट नाउ। और आपने कहा चौथा बड़ा आबादी वाला मुल्क बनने वाला 20 साल में। चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड 4th विल बी पाकिस्तान, जो कि हमारा पॉपुलेशन रेट जा रहा है इस वक्त। मैं आपको एक और स्टेटिस्टिक्स दूं तो पाकिस्तान की इस वक्त मोर देन 89% पॉपुलेशन के बैंक अकाउंट्स नहीं है। 89%? मोर देन 89%। तो वो कहते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, जी बिल्कुल, बड़ा इस पर शोर मचा, बड़ा शोर मचा हुआ है जी। इस वक्त पाकिस्तान की जितना फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे वो कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, वो सब के सब इस वक्त इस 10 से 11% पे ही कैपिटलाइज कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का ये जो रिमेनिंग 89% है, जो कि पाकिस्तान की एक्चुअल जीडीपी को चला रहा है, जी, दैट्स एन एरिया जिसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आए। And what is happening over there, that is something that we need to debate about. That is something that the policy makers, the private sector, the development sector, the government and the civil society needs to actually come together and see यार इनके लिए क्या करना चाहिए। ये बात तो आपने सही की, लेकिन इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं है मेरे ख्याल से। हमारे तो इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो उस इकोसिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा लोगों की ना तवज्जो नहीं इस चीज़ के ऊपर। जो चीज़ आपने हाईलाइट की है, बेशक इसके बारे में हम सुनते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीमें लॉन्च की थी, मैंने उसका रिजल्ट कोई नहीं देखा, आई बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट श्योर कि आपने उसका रिजल्ट देखा हो, लेकिन कुछ बहुत बड़ी रकम इन्होंने रखी थी। जी बिल्कुल, अरबों में। जी बिल्कुल। पहले तो यूथ ही हमारे यहाँ डिफाइंड नहीं है, बोला यूथ को लोन देंगे। मुझे पहले ये बता दें, आप बाहर के मालिक में भी घूमते फिरते रहते हैं, 45 साल की उम्र में कोई यूथ हो सकता है? मुझे ये बताएं। बोला एक्सटेंड है 45 साल का यूथ लोन, 45 साल की उम्र तक का आदमी ले सकता है। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर वो यूथ तो ना रही ना, मेरा ऐसा ख्याल है। मतलब आप थोड़ा मुझे बताइएगा इसमें। देखिए, इंटरेस्टिंगली जब ये लॉन्च हुआ था तो वी बेसिकली एडवाइज्ड ऑन दिस। अच्छा। एंड इन द लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वी लॉन्च्ड इट एज वेल। जी। उसमें कुछ जब व्हेन वी एक्चुअली रेड अबाउट इट, उसमें कुछ चैलेंजेस लगे हमें। So we shared it, we tweeted about it. So we got a call from the secretariat कि जी आप आके ज़रा एडवाइस करें। अच्छा। वहाँ जाके हमने एडवाइस किया पूरी कैबिनेट को। हमने बताया कि जी इस तरीके से अगर इसको किया जाए तो दिस विल नॉट बिकम अनदर येलो टैक्सी स्कीम। ठीक है। गुड थिंग इज कि वो हम जैसे इदारों की बात सुन रहे हैं। Whether we were engaged later on? No, we were not. क्या हुआ उसके बाद? मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा कह रहे हैं, अगर आप बैंक्स के स्टेटिस्टिक्स देखें या स्मेडा के स्टेटिस्टिक्स देखें तो ऑफ कोर्स दे विल एक्चुअली से, लेकिन when you actually go out in the market, you really do not see that accessibility. But good thing was कि जी एटलीस्ट सोचा गया कि ये कुछ करना चाहिए। How we kind of separate the politics out of actual economics, how we create the politics and divide it and kind of distinguish it between politics and the youth empowerment and economic livelihood upliftment, that is something that probably for that you would need data and I would need data, जी which we don't have at this point of time. हाँ, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट्स हों तो थिंग्स विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग ऑल टुगेदर, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर उसके रिजल्ट अच्छे होते तो शायद अभी आप इसके बारे में बात कर रहे होते। आई ओनली विश के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसमें प्राइवेट सेक्टर की इनपुट बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फिर रोबस्ट है, जी, रिजल्ट ओरिएंटेड है। राइट, ठीक है। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग दे वुड सी व्हाई इट्स नॉट वर्किंग और इसको इम्प्रूव करने की टाइमलाइन बेसिस पे टास्क ओरिएंटेशन करेंगे।
in terms of the government sector, चाहे वो पाकिस्तान का हो या दुनिया के किसी भी मुल्क का हो, it's more bureaucratic and slow. जी जी। So वो challenges भी आते हैं इसमें। हाँ, ये बात तो है, ब्यूरोक्रेट तो दुनिया में कहीं का भी हो वो हमेशा स्लो ही होता है। वो मैं अगले दिन एक जिक्र ही कर रहा था कि वो एक प्रोग्राम आया करता था, आपने भी देखा होगा, यस प्राइम मिनिस्टर, जी वो जी, यस मिनिस्टर होता बिल्कुल था। बिल्कुल। उसमें एक दफ़ा वो जिक्र कर रहे थे, जो वजीर साहब बड़े मासूम से होते हैं उसमें, तो उनके एक सेक्रेटरी होते हैं, वो कहते हैं कि ये फाइलें जो गुम जाती हैं उनके मुतालिक किस तरह से बात की जाती है। उन्होंने कहा if someone says a file is under consideration, that means you've lost the file, and if we say that it is under active consideration, that means we've lost it but we are trying to search for it. तो ये हमारे यहाँ बड़ी खामी है, वो पूरी दुनिया में ही, पूरी दुनिया में है जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि जैसे आपने दोनों चीज़ों की तरफ पॉइंट किए, एक सेक्टर है जिसके मुतालिक बहुत ज़्यादा बात होती है पाकिस्तान, वो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर जी। ट्रांसपोर्ट का सेक्टर ऐसे कहते हैं बड़े एवेन्यूज़ जो है ओपन अप कर सकता है। अब एक मिसाल आपके सामने रखूं कि लंदन शहर का एक ट्रांसपोर्ट का बाकायदा नेटवर्क जो कि नया बिछाया गया, जब वहाँ सड़कें वगैरह नहीं थी उस वक्त विजनरीज ने ये सोचा कि हम टनलिंग करेंगे वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल यहाँ पर भी टनलिंग हुई, जहाँ पे टनल खोदें वहाँ पे तारें निकल आएँ, बिजली आ नहीं रही इस मुल्क के अंदर, बिजली की तार निकल आए, गैस आ नहीं रही, गैस की पाइपलाइन निकल आए, पानी आ नहीं रहा, पानी की पाइपलाइन निकल आए। अब इस तरह के चैलेंजेस के साथ लोगों ने कहा कि अब अंडरग्राउंड नहीं जा सकते। तो आपके ख्याल से क्या कुछ ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर एबिलिटी से कोई मास ट्रांजिट लाई जा सकती है? बिल्कुल जी, मास ट्रांजिट के तो आई थिंक कई प्लान्स आए भी, गवर्नमेंट को पेश भी किए गए, और आई थिंक स्पेशली कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। देखें, कराची अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट अ प्लान्ड सिटी, इट्स अ स्प्रॉलिंग सिटी, और स्प्रॉलिंग सिटी के चैलेंजेस कंपेयर टू अ प्लान्ड सिटी वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ electricity consumption, water, sewerage and all these things. और जब लंदन में जब ये अंडरग्राउंड ट्यूब का जब उन्होंने की बुनियाद रखी थी, तो उस वक्त उन्होंने अगले 100-200 साल के बाद की कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन का सोचा था कि जी अगले 200 साल बाद इतने लोग ट्रैवल करेंगे तो क्या हमारा वो सिस्टम इसको एब्जॉर्ब कर सकेगा या नहीं। कमाल है, देखिए क्या विजन। 2014 और 2015 में उनकी काफ़ी ट्यूब स्टेशंस में मज़ीद रेनोवेशंस हो रही थी। जी जी। सो मैं वहाँ से गुजर रहा था तो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट का एक अहदेदार खड़ा हुआ था, एंड आई आस्क्ड हिम कि ये यार किस, कहता है यार हम लोग अगले 100 साल का सोच रहे हैं, ये ओलंपिक से पहले की बात है। जी जी जी। कि मैंने कहा कि आप ओलंपिक्स के लिए कर रहे हैं? कहते नहीं यार, ओलंपिक्स तो एक बहाना है, हम ये सोच रहे हैं कि अगले 100-125 साल के बाद तक क्या ये स्टेशन इतने लाखों अरबों लोगों को क्या वो मैनेज कर सकेगा और एफिशिएंटली। और देन उनके फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि डेली बेसिस पर अपनी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज को एफिशिएंसीज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, कि अगर रश इस एस्केलेटर पे ज़्यादा है तो इस एस्केलेटर पे रश को कम किस तरीके से किया जा सकता है ताकि लोगों को आसानी से ऊपर और नीचे आया जा। नाउ दैट इज़ द काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस that the West is at this point of time. I think we are far away. But I didn't want to bring this up. That happens because the Prime Minister sometimes rarely uses the tube. And of course, Sadiq Khan was waiting for a bus. I don't know whether exactly he might have been... No, he does. So बात ये है ना, मतलब they are taking keen interest because they themselves feel कि इन services के utilizers या beneficiaries भी वही हैं. तो maybe that might be one of the reasons. Of course, मैं हमेशा सुबह भी यही कह रहा था प्रोग्राम के अंदर कि इकोनॉमिक्स एक चीज़ है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर सोशल जस्टिस होता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होती है, ऐसा मेरा ख्याल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली, इसमें दो राय नहीं है। देखें, अगर आप बरतानिया का अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो लोग नीचे से उठकर आते हैं, वो लोकल काउंसिल से, वो लोकल काउंसिल में पहले खिदमत करते हैं, समझते हैं, चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं, फिर वो कहीं जाके वो मिनिस्टेरियल पोजीशंस पर आते हैं, एंड देन दे गो फॉर मेयरल और फर्दर अप। और जब आप इस प्रोसेस के थ्रू आते हैं तो आपको इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल चैलेंजेस लोगों के आप यू लिव इन, यू ब्रीद इन, और आपको यू गो थ्रू दैट। तो जब आप उस ओहदे पे पहुंचते हैं तो आपको पता होता है कि यार क्या क्या मसले मसाइल हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अगर आप देयर इज़ नो कंपैरिजन टू इट। हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बॉटम अप वी नीड टू एक्चुअली ब्रिंग आउट यंग लीडर्स हु अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एट द ग्रास रूट लेवल, एंड देन पहला स्टेप तो है कि आप अंडरस्टैंड करें, फिर आप कुछ सॉल्व करें, उसके बाद आप इस सिचुएशन पे आए। इसके दो
बुनियादी फ़वायद हैं। एक तो जो while you're going through that journey, जो आपकी लोकल कम्युनिटी है उसका फेथ आप पर बढ़ता है कि यार ये शख्स, ये मर्द, ये औरत हमारे साथ पला बड़ा है और इसने ये मसले मसाइल अब तक सॉल्व किए हैं और जब भी ऊपर जाएगा तो उसको भी सॉल्व करेगा। यस। दूसरा, जब पॉलिटिकल सिस्टम नीड्स टू बी इन टच विद द ग्राउंड रियलिटी, कंटिन्यूस बेसिस पे, फिर यहाँ मीडिया का भी बहुत अमल दखल है, सिविल सोसाइटी का भी बहुत अमल दखल है कि द मोमेंट वो डीएलिनेशन फेज में आना शुरू होते हैं तो you stitch them back and you say कि जी you have not done this thing right, they would either apologize, they resign or they'll solve it. Yes, resign का तो आप नहीं बोलें, but nothing happens here on that front. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपकी जानिब चाहूँगा कि आपने चूँकि हाईलाइट किया, आजकल कुछ नए मौज़ूआत हैं वेस्ट के अंदर, अब उस चीज़ की रियलाइजेशन हो right. वो ये है कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी जो कहते हैं ना, सस्टेनेबिलिटी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी. और इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एन एनवायरमेंटल डिज़ास्टर और एनी नेग्लिजेंस ऑन दैट पार्ट। तो वो देख रहे हैं, बैनुल-अक़वामी शहरों ने बहुत पहले महसूस कर लिया कि अगर आप वाटर कोर्सेज को पॉइजन करेंगे विद इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड ऑल, ये तो इस तरह के प्रॉब्लम्स सामने आएंगे। तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है, इकोनॉमिक कॉस्ट, उसके बारे में बात करेंगे एंड हाउ टू फिक्स दिस। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फराज खान साहब, CEO एंड को फाउंडर सीड वेंचर्स। ब्रेक पे जाने से पहले मतलब थोड़ा सा गैर रवायती मौज़ूआत हमेशा हम कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स के साथ उनको कोरिलेट करके ज़रूर प्रोग्राम के अंदर लेकर आएँ। अच्छा, एक अहम चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर और मुकामी सतह पर, आप तो पहले से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वो हर चीज़ की इकोनॉमिक कॉस्ट के साथ साथ उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट देखते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर आपने इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर दिया तो फिर इकोनॉमिक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फिक्स दैट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। लेट्स फॉर एग्जांपल, जिसके बारे में आप और मैं बहुत ज़्यादा, वैसे पूरे पाकिस्तान के मुतालिक हमें बात करनी है, लेकिन जब बहुत क्लोज़ हैं कराची शहर से, तो यहाँ पर मैंग्रोव तबाह कर दिए, ठीक है, कोई मसला नहीं। हाउसिंग सोसाइटी बनाई आपने तो उसमें नेचुरल वाटर कोर्सेज ब्लॉक कर दिए, कोई मसला नहीं, चलो वहाँ पर भी हमने रुकावट कर दी या चोक कर दिए या उनको शॉर्टन डाउन कर दिया इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर हाउसिंग व्हाटएवर। तो अब उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट इस तरह की है कि बहुत सारी जो ऐसी स्पीशीज़ थी जो कि कराची में रहा करती थी वो यहाँ से चली गई, एनिमल्स चले, क्योंकि उनकी मौजूदगी जो होती है वो भी माहौलियाती आलूदगी में कमी कर रही होती है। माहौलियाती आलूदगी का ये आलम है कि चंद माह में आप जब ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ के साथ एडजॉइनिंग एरियाज़ में जाएंगे ना, तो यू विल सी अ थिक फॉग, मैं उसे कहूँगा, स्मॉग नहीं कहूँगा, इट विल बी अ थिक फॉग, कि जो बेसिकली आप ब्रीद नहीं कर पाएंगे यूजुअली इन अबाउट अक्टूबर और सो। अगर आप ये हमारे इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल रेजिडेंशियल एरियाज़ के साथ साथ वो आके टिक जाती है, ट्रू, जब स्टैटिक डेवलप हो रहा होता है। इसके मुतालिक आपके ख्याल से क्या कोई इनिशिएटिव ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि बाहर तो कार्बन क्रेडिट भी देते हैं और हवा की सफाई, एयर क्वालिटी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इन्वेस्टर्स गो टू अ सर्टेन सिटी और डोंट। ट्रू, इस बारे में थोड़ा सा बताएं और कैसे हल कैसे निकाल सकते हैं। देखें, पैरामाउंट बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो कि आप शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स के लिए आप एक्वायर कर रहे हैं, जी, वो क्या हैं और किस तरीके से आपकी फ्यूचर जनरेशन्स को इम्पैक्ट करेंगे, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और लीगलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें इस चीज़ का, तो वेस्ट, द एडवांस नेशंस राइट नाउ आर सेइंग टू डेवलपिंग नेशंस कि यार आप लोग बहुत कंट्रोल करें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो पोल्यूशन आ रहा है वो आपके मुल्कों से आ रहा है। जी। नाउ दोज countries have gone through the industrial revolution. Yes, they have gained and created pollution at a different level and they've become what they have become. Yes, अब developing nation बोलती है जब हमारा वक्त आया है, why don't we, I mean why can't we do that? क्योंकि अगर हम लोग अभी environmental cost को भी देखना शुरू कर दें तो हमारी pace of progress रुक जाएगी। जी। तो that's an international debate which has merits on both ends. Locally अगर आप देखें, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट शाई हुई है जिसमें दुनिया के 8 टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ में पाकिस्तान की 2 सिटीज़ हैं, अच्छा, हैदराबाद और पेशावर।
पोल्यूटेड सिटीज में। जी। ओह, नाउ देखें, एक तो इसके रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दूसरे उसके हेल्थ हैजर्ड्स इस किस्म के हैं कि अगर आप अपने हेल्थ बिल को आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपके मुल्क में या आपके शहर में जितनी भी प्रोग्रेस हो रही होगी उसका 30% कॉस्ट जो है वो हेल्थ ही ले जाएगा। जी जी। सो इट्स ये बहुत एक इंटेलिजेंट फिनोमेना होगा कि अगर हम लोग इस चीज़ को अभी से ही एड्रेस करना शुरू कर दें, लेकिन फिर वहाँ आपके लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट्स को आपको डाइल्यूट करना होगा। अब अगर एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है या एक बहुत बड़ी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द मैंग्रोव्स, ना आपको तो मैंग्रोव्स इस वक्त झाड़ियाँ दिखाई देंगी, जी जी, लेकिन वो झाड़ियाँ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ को किस तरीके से जिंदा रख रही हैं और उन स्पीशीज़ का वहाँ होना ह्यूमन लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग तो स्कूल लेवल पे होनी चाहिए ना। तो अगेन एजुकेशन इज़ अ पार्ट के अगर स्कूल लेवल पे आप एनवायरनमेंट और पोल्यूशन को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाएंगे तो अगले 10 साल में जो हमारा बच्चा बड़ा होगा वो कहीं जाके एक आवाज़ उठा के बोल सकता है कि यार इन दरख्तों को ना छेड़ो या इन मैंग्रोव्स को ना छेड़ो या यहाँ ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नहीं आने चाहिए। अभी इस वक्त आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है या ये बात कहने वाला कोई नहीं है क्योंकि समझ बहुत लिमिटेड लेवल। अब देखें ना, ये चीन के अंदर आप इसकी मिसाल देख लें जी कि आलूदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पहले तो वो कहते रहे हाँ तरक्की का पेस, तरक्की का पेस, तरक्की का पेस तो रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रही। नाउ दे विल हैव टू पे अ कॉस्ट एब्सोल्युटली टू क्लीन द मेस दैट दे हैव क्रिएटेड। एब्सोल्युटली। और बहुत सारे शहरों में मुझे बताते हैं कि यू हैव टू वेयर अ मास्क। जी बिल्कुल। आज से कोई 25-30 साल पहले, प्लीज मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लंदन वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ यूरोप, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन यूरोप, बट द लोकल गवर्नमेंट ओवर देयर टुक अ मेजर स्टैंड टू दैट और उन्होंने हाउस होल्ड लेवल पे, रेजिडेंशियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे पहले इन्फॉर्म किया, फिर लेजिस्लेशन लगाई। अब लंदन में अगर आप सेंट्रल लंदन जाएं, देयर इज अ कंजेशन चार्ज। या देयर इज अगर आप अपनी गाड़ी को आप फला सुबह एक टाइम से शाम को एक टाइम के दौरान अगर अपनी गाड़ी लेकर आएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आप उस वक्त वहाँ कंजेशन क्रिएट कर रहे हैं और पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल रिप्रिकॉशंस हैं टू इंडिविजुअल्स। जब आप ये इस किस्म की लेजिस्लेशन लेकर आएंगे और ग्रास रूट पे या एजुकेशन लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को उन चीज़ों का पता होगा, तब प्रोबेबली अ जनरेशन डाउन द रोड हम इस किस्म के इकदाम ले सकेंगे। बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ। नहीं, खादिम की एक अर्ज तो सुन लें सर। हुकुम। लंडनर्स हैव एन एक्सीलेंट वेदर, दे कैन वॉक। अनफॉर्चुनेटली द वेदर राइट नाउ आई कैन टेल यू फॉर वन कि क्लाइमेट चेंज इज रियल, क्योंकि अभी अगर आप जिस शिद्दत से गर्मी देख रहे हैं, देखें ना इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट इस तरह से हो गई कि दैट मींस कि अब अगर इन इररेगुलर, देखें इररेगुलर वेदर पैटर्न क्या करता है, यही कर रहा है, एनर्जी कॉस्ट को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। अभी हमारे यहाँ मुल्क के अंदर लोग कह रहे होंगे व्हाई आर दे डिस्कसिंग द एनवायरनमेंट राइट नाउ, लुक क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड इफ इट गेट्स हॉट इन मे, that means the same hot weather that you're going to experience in June, that means air conditioning costs going to go up. Absolutely. और आपने जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, लेट्स से पेरिशेबल गुड्स में, पाकिस्तान इज द फूड बास्केट ऑफ द रीजन, ठीक है, कोल्ड स्टोरेजेस है नहीं हमारे पास, ठीक है। सो अगर आप इस वेदर पैटर्न को हिस्टोरिकली देखेंगे और उसकी बेस पे आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके 30 to 40% तो लॉस है स्ट्रेट आउट, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले साल इट्स गोइंग टू बी 42 डिग्रीज और 44 डिग्रीज, आपने प्लानिंग की हुई है 38 डिग्रीज की, तो पेरिश हो जाएगा जो आपने पेरिशेबल आइटम रखा है। देखिए इनके किसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत डायर हैं। आई थिंक सबसे पहला इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर ही लेगा जी, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर का बॉटम लाइन हिट करेगा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस या एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ओनली देन दे वुड से कि यार यस इट इज़ रियल एंड लेट्स इन्वेस्ट इनटू एजुकेशन, इन लेजिस्लेशन, इन लॉबिंग, इन एडवोकेसी। तो किसी भी मुल्क में मैं देखता हूँ तो प्राइवेट सेक्टर टेक्स अ लीड एंड आई थिंक पाकिस्तान में वो प्राइवेट सेक्टर वो लीड ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सर मेरा वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। बात ये है कि अब चैलेंज ही आ जाता है जो आपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का भी बताया और हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट का भी बताया। अब प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, हुकूमत क्या कर सकती है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये तीनों प्लस ये जो एक इंग्रेडिएंट है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये अगर मैं उसके अंदर मिक्स कर दूं तो क्या आउटकम निकल के आ सकता है, क्या इसके लिए चैलेंजेस होंगे? देखिए प्राइवेट सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट, अगर ये तीनों एक साथ में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करना शुरू कर दें तो ये जो 1.5 मिलियन बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है जी जी,
उसके बहुत सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर साइलो एनवायरनमेंट में बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आई मीन एक लोकल बैंक है, उसने भी एक राइजिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त राइजिंग टैलेंट का एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें वो लोग यंग बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं। फैंटास्टिक इनिशिएटिव। वी इन्वेस्ट इनटू हाई पोटेंशियल हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स। कोई बच्चा नया आता है और कोई अच्छा आइडिया है, वी इन्वेस्ट इनटू दैट बिजनेस। इस तरह के साइलो एफर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन द आइडिया इज़ कि इसको स्ट्रक्चर किया जाए और ताकि ये छोटे छोटे मोमेंटम्स जो हैं एक मूवमेंट बन सके। जी जी। और फिर यहाँ ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, चाहे वो स्कूल्स के थ्रू हो या यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट सेक्टर अपना बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार प्ले कर रहा है। सडनली एड से इन्वेस्टमेंट तक का जो अप्रोच है डेवलपमेंट सेक्टर का, वो खासा कंड्यूसिव है। अब वी आर लॉन्चिंग सोशल इंक्यूबेशन सेंटर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। नाउ दैट इज़ विद ब्रिटिश काउंसिल। इस किस्म की इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में अब आ रहे हैं। सो I think the future is good, लेकिन a more concentrated effort is required, and a more cross-pollination between government, private sector, and development sector. But do you think, आखिरी सवाल मेरा, do you think we need a large pool of funds to do this? Absolutely, access to finance एक issue है, लेकिन सब उससे बड़ा issue inculcation of this idea है कि जी आप अपना बिजनेस शुरू करें ग्रेजुएशन के बाद, या अपने आप छोटे कारोबार को ऊपर बढ़ा सकते हैं। जी जी। तो एक्सेस टू फाइनेंस और ये दो कॉन्सेप्ट्स की ड्रिलिंग इन द माइंड्स एंड द माइंडसेट्स ऑफ यूथ एंड द ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स इक्वली ज़रूरत है इन चीज़ों की। अच्छा, ये यानी आपने कहा कि ये सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, कोहेशन बड़ी नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ यही तो चैलेंज, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कोहेशन का। हमारे यहाँ कोहेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हमारे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, इवन व्हेन इट इज़ इन द लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, if you really want to rise above, then you need to go beyond your prejudices and your vested interests. Otherwise, a nation is never going to grow up. I mean, मुझसे बहुत काबिल और बहुत ही समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग इस माशरे को चला रहे हैं। So this is nothing new, but I think that's the crux of it. मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि गुफ्तगू और मज़ीद जारी रहती, क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जो कवर नहीं हो सके। हम ख्वाहिश करेंगे कि आप मुस्तक़बिल में भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं ताकि इस मौजू को हम मज़ीद आगे लेकर चल सकें। आपका बहुत शुक्रिया फराज खान साहब, CEO एंड को फाउंडर सीड वेंचर्स। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू सुनी और हमने ये समझने की कोशिश की कि ये क्या क्या डायमेंशंस हैं एंटरप्रेन्योरल जो इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, उसकी बहुत सारी बातें हमें पता लगी। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं, हमारे पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने स्क्रीन्स पर आते रहते हैं। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम प्रोग्राम के अंदर उन्हें शामिल कर सकें। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।